घटना को हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो आरती जी ने ये कहानी हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल इंडार्क पर पोस्ट की थी, मगर हमें ये कहानी इतनी पसंद आई कि हम इस कहानी को आज नेटवर्क 33 पर पब्लिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आरती जी की कहानी की ओर। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात का वक्त ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद आरती के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नजर सामने पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूं तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा है। आरती के नाना जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे अब तक हॉर्न की आवाज सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा था। आरती के नाना जी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। मगर उनके कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। अब आरती के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, इतनी तेज हॉर्न की आवाज से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वो उसकी ओर बढ़े। जब आरती के नाना जी उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो एक 15 से 16 साल तक का लड़का है। आरती के नाना जी ने फिर से उस लड़के से कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए? ये बोलते हुए आरती के नाना जी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होता देख आरती के नाना जी भी एकदम से रुक गए। आरती के नाना जी अभी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़का अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए आरती के नाना जी की ओर बढ़ रहा था। जब वो आरती के नाना जी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नजर सबसे पहले आरती के नाना जी के गर्दन पर गई। वो लड़का आरती के नाना जी की गर्दन की ओर घूर ही रहा था कि तभी ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी के सहकर्मियों की चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत ही वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वो सारे काफी डरे हुए भी लग रहे थे। आरती के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ आता हूं, पहले इस लड़के से तो निपट लूं। यह कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़े तो वो लड़का उनसे काफी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। आरती के नाना जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफी देर हो चुकी थी और वो अब और देर नहीं कर सकते थे। लिहाजन वो वापस ट्रेन के इंजन में पहुंचे, जहां उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। मगर रास्ते भर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो तो मुझे कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंगबली का एक लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी जान बजरंगबली की वजह से बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी आरती जी की तरह ऐसी कहानियां हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, शायद आप ही की भेजी हुई एक नई कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत है और पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं किस शहर का रहने वाला हूं, क्योंकि किसी एक शहर में ज़्यादा समय में रुकता ही नहीं। मैं भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूं और मेरा काम टैक्सी ड्राइवर का ही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। मैं जिंदा लोगों को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता, बल्कि मुर्दों को बिठाता हूं और उनकी आखिरी मंजिल की तरफ लेकर जाता हूं। इसी के साथ मैं 2 और काम भी करता हूं। एक है एंटीक चीज़ों को इकट्ठा करना, दूसरा है उसे श्राप मुक्त करना ताकि मैं उसे महंगे में बेच भी सकूं। और ये काम अब मैं कर, इसीलिए दिन भर काम करने के बाद, कह सकते हैं काम ढूंढने के बाद, जब रात का वक्त हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ हम गलियों में घूमने लगते हैं। छोटी मोटी शर्त भी लगाते हैं कि डिनर कौन करवाएगा, कौन रास्ते में पाव भाजी खिलाएगा। बस ऐसी छोटी मोटी शर्त लगाते हैं, पागलपन करते हैं और हंसते हंसते अपने कमरे में आ जाते हैं। इस बार भी रात का वक्त था। दोस्तों ने शर्त लगाई थी किसी भूतिया घर में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ढेर सारे भूतिया घर हैं। किसी अनजान के घर में घुसना, चोरी का इल्ज़ाम खुद पर लगाना, जेल जाना, ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को कहा था शर्त कोई और लगाते हैं। लेकिन एक दोस्त इतना कमीना था, उसे पता था कौन सा घर भूतिया है। वो मुझे बस फंसाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। जो ऐड उसे मिलने वाली थी वो मुझे मिल गई थी। 50,000 रुपए की कमाई मैंने की थी, उसने नहीं की थी। इसीलिए वो मुझसे चिढ़ता था। और ऐसा घर जिसमें लोगों को रात को आवाज़ें सुनाई देती थीं और 4 लोग उस घर में मारे भी जा चुके थे। ये कहानी सुनाता सुनाता वो उस घर के सामने हमें ले आया था। आसपास और भी घर बने हुए थे। उस घर में घुसना बड़ी मुसीबत हो सकती थी, लेकिन उसने कहा था हम यहाँ पर बैठे हैं तो दीवार को फांद कर जा, अंदर से कोई चीज़ को उठा कर लेकर आ, फिर मानेंगे। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर हमें लगे सच में तू उस घर में घुसा है। फिर क्या था, मैं सीधा उस दीवार को फांद कर दूसरी तरफ चला गया और जब उस घर के अंदर गया, ढूंढने लगा। जल्दी से जल्दी कोई काम की चीज़ मिल जाए, ऐसा ना हो यहाँ पर सच में मुझ पर कोई शक्ति हावी हो जाए। सामने एक टेबल था, सामान तो ढेर सारा था, लेकिन हर एक चीज़ को कपड़े से ढांका गया था और उस पर ढेर सारी मिट्टी, और मुझे मिट्टी से एलर्जी है। इसीलिए मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहता था जो मिट्टी से भरी हो। लेकिन टेबल के ऊपर रखा गया एक पुराने ज़माने का चिराग। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई एंटीक चीज़ हो। मुझे लगा बस इसे उठा लेता हूँ। वैसे टूटा फूटा था, कीमती नहीं होगा, लेकिन इससे मैं दोस्तों को यकीन दिला पाऊंगा कि कोई चीज़ मैं लेकर आया हूँ और इतनी अजीब चीज़ अपने पास कोई रख ही नहीं सकता। जैसे ही मैंने उस चिराग को उठाया, जल्दी से उस घर से भागता हुआ बाहर आया। मैंने अपने दोस्तों के सामने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ये देखो चिराग लेकर आया हूँ। तो कमीनो, अब मैं शर्त जीत चुका हूँ। लेकिन जैसे ही अपने दोस्तों के सामने उस चिराग को दिखाने लगा, वो कहने लगे ये क्या लेकर आया है, हाथ में ये काली सी क्या चीज़ है। मैंने कहा काली चीज़ नहीं है, पीतल का चिराग है। उन्होंने कहा नहीं, पीतल का चिराग नहीं है, ये तो काला पत्थर है, ये तू बाहर से लेकर आया है, घर के अंदर तू गया नहीं। मैं उस चिराग को देखते हुए कहने लगा, अबे देखो, बेवकूफ़ मत बनाओ, चिराग है ये चिराग, पीतल का चमकदार चिराग, तुम कह रहे हो पत्थर। सीधा रखो, कान तक खींचो। अभी धनुष की तरह खींचो, आंख से मिलाकर। छोड़ो। मत बनाओ, चिराग है ये चिराग, पीतल का चमकदार चिराग, तुम कह रहे हो पत्थर। मेरे सभी दोस्त कह रहे थे कि ये एक पत्थर है, जबकि मैं कह रहा था ये एक चिराग है। हम में झगड़ा हो गया और उस चिराग को मैंने जेब में डाल लिया ताकि घर जाकर यकीन दिलाऊंगा
किसी और को दिखाऊंगा, ये मानने वाले नहीं, जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब हम घर पहुंचे, जैसे ही जेब से मैंने उस चिराग को निकाला, वो काले पत्थर में बदल चुका था। और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने मेरी जेब में हाथ डाला हो, चिराग की जगह पत्थर रख दिया हो। कमाल की चीज़ थी, और उससे ज़्यादा कमाल की चीज़ ये थी, वो पत्थर जब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैं देख रहा था वो मेरे हाथ में समा गया, जैसे वो तरल बन गया हो और मेरे हाथ में चला गया। जबकि हाथ पर काले रंग का कुछ तरल लग गया या निशान पड़ गया, पक्का धोने पर साफ नहीं हो रहा। और दोस्तों को मैंने ये सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, चिराग पत्थर बन गया, मुझे चिराग नजर आ रहा था और देखो निशान पड़ गया। मेरे दोस्त भी मेरे हाथ को धोने में लगे हुए, लेकिन वो निशान नहीं जा रहा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था उस घर में, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसने मुझ पर असर किया है। लेकिन रात का वक्त था, इसीलिए हम सो गए। जब सुबह हम उठे, हाथ पर निशान नहीं था। मैं खुश हुआ, नहाने के लिए गया। नहाने के लिए आईने के सामने था मैं। छाती नजर आई मुझे, काली काली छाती, बड़ा सा निशान बना हुआ था छाती के ऊपर, काला काला। नहाया मैं अच्छे से, रगड़ा, अपनी छाती को रगड़कर साफ करना चाहता था, निशान साफ नहीं हुआ। हाथ का वो निशान गायब होकर छाती पर कैसे पहुंच गया, मुझे तो डर लगने लगा था। मैंने अपने दोस्तों को छाती का वो निशान दिखाया, लेकिन वो छाती का निशान कैसे फैला हुआ था उन्होंने माना ही नहीं। कई बार मुझे इस तरह से वो देख चुके थे, लेकिन वो कह रहे ये तेरा पुराना निशान होगा या तुझे कोई बीमारी लग गई है। वो मेरी बात समझ नहीं रहे थे। उस घर के अंदर जाने के बाद शायद मेरे साथ कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर को दिखा आना, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। हो सकता है मेरे दोस्त मुझसे जलते हों या उन्हें काम ज़्यादा हो, लेकिन वो तो बहुत बिजी थे। मैं पूरा दिन डॉक्टर के पास रहा और दूसरे दिन भी निशान ठीक नहीं हुआ था, और डॉक्टर का कहना था किसी चीज़ से रिएक्शन हुआ हो सकता है, फुल बॉडी स्कैन करवाना होगा। मैंने वैसा करवाया और अगले दिन जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने कहा था अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ ही आना। मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर गया क्योंकि परिवार वाले तो वहां पर मौजूद नहीं थे। और वो डॉक्टर दोस्तों को कुछ कह रहा था और दोस्तों की हालत पतली हो गई। फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया, जबकि डॉक्टर कह रहा था ये बात बताना मत, लेकिन यहां पर मैं अकेला था, परिवार वाला नहीं था, तो दोस्तों ने मुझे बताया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर है और कैंसर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ भी रहा है। फुल बॉडी स्कैन में शरीर के कई हिस्सों में कैंसर आ चुका है। मैंने कहा कैंसर कहाँ से आ गया? 6 महीने पहले तो फुल बॉडी स्कैन करवाया था जब पेट में दर्द रहता था। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह से शरीर के अंदर कैंसर पाया गया है ये 1-2 साल में यहां तक पहुंचा होगा, जल्दी नहीं पहुंच सकता। मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा वो चिराग जो पत्थर बन गया वो शरीर में चला गया, ये किसी तरह का कोई भूत है। डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, और इलाज के लिए जो खर्च बताया, इतने रुपए मेरे पास नहीं थे। घर बार सब बेचने के बाद भी इतने रुपए का इंतज़ाम मैं कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे कुछ समय ज़रूर दिया गया था और मैंने ठान लिया इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ इस तरह से करूँगा, क्योंकि शरीर में ऐसा विकार अपने आप पैदा कैसे हो गया? 6 महीने में, पहले नहीं था अब है। ये गड़बड़ यकीनन वो भूत कर रहा होगा, तो मुझे किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। बस एक बार किसी से सलाह ले लूं। और मुझे एक ऐसा बाबा जानता था, लेकिन उसके लिए मुझे मध्य प्रदेश अपने गांव वापस जाना होता। जिंदगी बचाने के लिए जो भी करना हो मैं करने को तैयार था। बिना अपने घर गए सीधा उस बाबा के पास पहुंच गया। पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और बाबा ने कहा था झाड़ फूंक से काम बन जाएगा। मैं बाबा के सामने बैठा, वो मोर पंख से मेरे सर के ऊपर घुमाते घुमाते उसे झाड़ रहा और मोर पंख को आग लग गई। मेरी आंखों के सामने मोर पंख को आग लगी थी और बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मोर पंख ही जल गए। कोई बात नहीं, मेरे पास और मोर पंख है, मैं उससे काम पूरा कर लूँगा। दूसरे मोर पंख
मेरे सर पर घुमाए और पंखों को आग लग गई। और बाबा ने कहा था, तेरे ऊपर कोई छोटा मोटा भूत का साया नहीं लगता, तुझ पर श्राप का असर लगता है, और श्राप भी कोई साधारण नहीं लगता। इसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं इसका इलाज किसके पास मिल सकता है। बाबा ने मुझे रेकमेंड किया था एक और बाबा, और मुझे उसके पास जाना था। लेकिन अच्छी बात यह थी, ये बाबा एक अच्छा दोस्त बन चुका था, और उसने कहा था कोई कीमत नहीं देनी, सब काम मुफ्त में होगा। फिर मैं उस बाबा के पास पहुंचा, और वो बाबा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो एक साधु बाबा लग रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले मेरे सर के ऊपर रुद्राक्ष की माला घुमानी शुरू कर दी। फिर वहां पर एक यज्ञ किया, लेकिन हर जगह विघ्न पड़ते जा रहे थे। जहां पर वो यज्ञ करना चाहते थे हवाएं चलने लगी, तो बार बार आग जैसे सुलग भी रही और बुझ भी रही, क्योंकि कमंडल बार बार गिर जाता जिसमें पानी भरा हुआ होता। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही तो बाबा ने कहा, कुछ गड़बड़ लगती है, तुम्हारे ऊपर सच में कोई ऐसा साया है जो ऐसे काम होने से रोक रहा है। उन्होंने मुझसे पूरी बात जानी। फिर वो कहने लगे, तुझे उस घर में जाना नहीं चाहिए था। कोई छोटी मोटी चीज होती तो समझ में आती, तूने मुसीबत खुद गले में डाली है। किसी के घर से कोई चीज चुरा कर लेकर आना मुसीबत को गले में डालना होता है। चोरी एक बुरा कर्म है, और बुरे कर्म का फल और ज्यादा बुरा होता है। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, मेरे दोस्त ही कमीने हैं, सच में ये तो चोरी करना हुआ। अब छोटी मोटी शर्त हम लगाया करते थे कि किसी के आगे पानी फेंक कर आना, नाली में हाथ लगा लेना, वो सब कुछ ठीक था, वो एक बेवकूफ़ी थी। लेकिन किसी के घर के अंदर से कुछ चुरा कर लेकर आना तो चोरी हुई ना। मैं समझ नहीं पाया, मुझे ना कहना चाहिए था। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अब बच्चों से गलती हो ही जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो साया आ चुका है उसे उतारने के लिए समझना होगा वो चीज़ क्या है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ, वो बाबा नहीं है। एक बात याद रखना, वो एक प्रोफेसर है, लेकिन उसके पास एक ताकत है, वो भविष्य के आभास कर सकता है, यानी आगे क्या चीज़ हो सकती है। तो इसी भविष्य के आभास में आगे वो ये जान सकता है कि तुम्हारे ऊपर साया कैसा है, वो तुम्हें रास्ता बता सकता है, और ऐसी चीज़ का निवारण उसके पास करवाया जा सकता है। बाबा ने मुझे एक प्रोफेसर रेकमेंड किया था। अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, चलो किसी ऐसे से बात करने का मौका मिलेगा जो समझदार होगा, क्योंकि मैं बाबाओं पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था। भड़क कर कई बार पीट भी देते थे, तो एक प्रोफेसर से बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। वो प्रोफेसर रिटायर्ड थे, अपने क्वार्टर में रहा करते थे, सरकारी क्वार्टर, और वहां किसी से मिलते नहीं थे। नया फोन, कवर, इतनी महंगी ड्रेस, इंक्रीमेंट? नहीं, डील मिली बिग बिलियन डेज पे। कुछ भी। हाय, मैं अंदर मिलती हूँ। हाँ, मैम, मैम, VIP this way, please come. जगमगा jackpot, where's the mascot? धड़कन dancing to किस्मत का कैपकॉन। किसे लगा झटका, किसे शॉट, किसी के लिए long shot. Won that coin toss and saw that mic drop. Killer rain and the black dot deadly. Stars in my eyes and background medley. लक लगा हाथ मेरे गस्समदा ओना, जहाँ हाथ लगा सोना। AV plus AV to AV. कहता But नहीं. Life is a party and my body is a nightclub. Last time you said your body was a... नहीं थे, लेकिन मैं जिद के साथ वहां उनके पास पहुंच ही गया। रेकमेंडेशन थी तो मुझसे वो मिले और कहने लगे, मुसीबत बड़ी लगती है, वरना साधु बाबा मेरे पास किसी को भेजते नहीं। मैं इस ताकत का कोई खास इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि किसी का भविष्य देखना सच में काफ़ी दुखदाई होता है।
कभी कभी भविष्य की वो घटनाएं मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं जिसमें मैं भी हूं, तो मुझे और ज़्यादा दुख होता है। जैसे मेरे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु की घटना मुझे अगर उसके थोड़े भी आभास हों तो मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं है मैं पूरा भविष्य देख सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी झलकियाँ, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। मैंने कहा, तो प्रोफेसर बताइए मेरा भविष्य, ये लीजिए मेरा हाथ। प्रोफेसर ने मेरे हाथ को खींचकर एक तरफ नीचे को कर दिया और सर पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद की। मुझे बिजली का झटका महसूस हुआ था मेरे शरीर में, जैसे कोई ताकत मेरे सर में घुसी हो। सर में दर्द हुआ और आंखों के सामने कुछ नजर आया था, धुंधला धुंधला सा, जैसे मैं सपनों में एक झटके में पहुंच गया। और उन्होंने धक्का देकर मुझे पीछे गिराया और खुद भी भागकर किचन में गए, पानी का गिलास भरा, पानी पिया और फिर से सोफे पर आकर बैठ गए। और फिर मुझे कहने लगे, बेटे तेरी तो लग गई बेटे। जो मुझे नजर आया है मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुझे बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि अगर बताऊंगा तो भी मान लो बुरा होगा, नहीं बताया तो बुरा तो हो ही रहा है। अब तू बता, बुरा सुनना चाहता है या बहुत बुरा सुनना चाहता है? मैंने कहा, देखिए इन दोनों में कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती, बुरा और बहुत बुरा, ये तो कोई खास अच्छी ऑप्शन नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है। अब जो झलकियां मुझे नजर आई हैं वो बड़ी भयानक है। बताओ, सुनना चाहोगे? आगे तुम्हें क्या करना है? तरीका है, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं पता। झलकियों के हिसाब से पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतनी बड़ी मुसीबत में है। मेरे सर से पसीना टपकने लगा था, हालत पतली हो गई, लेकिन हिम्मत थी, जिंदा बचना चाहता था। मैंने कहा, बताइए क्या मुसीबत है? तब प्रोफेसर ने कहा, एक तो पहाड़ी की डायन, दूसरी है गुफा की चुड़ैल, तीसरी है 2 चाबियां और चौथा है जिन्न का बक्सा। अब देख कितनी मुसीबतें हैं। कोई एक चीज किसी के ऊपर हावी हो तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। तुझ पर एक ऐसा श्राप है जो उस चिराग से जुड़ा हुआ था। तूने बताया नहीं, लेकिन मैं देख गया। तेरी की गई चोरी उस चिराग की, और वो चिराग था ही शापित जो उस घर से जुड़ा था। किसी ने अपनी उस आफत को चिराग से जोड़कर उस घर में रखा था, और कोई वहां उस चिराग को हाथ लगाता तो मुसीबत उस पर आती। तू खुशकिस्मत है ये कहूं या बदकिस्मत है ये कहूं, लेकिन वो आफत तुझ पर आ गई। अब उस जिन्न का श्राप तुझे एक ऐसी बीमारी देगा जिसका कोई इलाज नहीं है। तू जल्द ही मारा जाएगा। अब बचने के लिए तुझे वो जिन्न का बक्सा खोलना है। अब बक्सा खोलने के लिए 2 चाबियां हैं, एक पहाड़ी की डायन के पास और एक गुफा की चुड़ैल के पास। और सबसे कमाल की चीज, दोनों हैं बहुत बड़ी दुश्मन। दोनों तेरी मदद तो करेंगी नहीं, और दोनों चाबियों को इकट्ठे लेकर जाना है। और एक डायन उस चाबी को पकड़ेगी, एक चुड़ैल उस चाबी को पकड़ेगी, दोनों बक्से को खोलेंगी, तब तेरा श्राप खत्म होगा। और जैसा कि मैंने बताया, वो दोनों इतनी बड़ी दुश्मन है कि एक दूसरे को उन्होंने मारा था। तो सोचो, क्या वो ये काम करेंगी? अगर करेंगी भी तो उस बक्से से जिन्न निकलेगा। वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा या नहीं वो भी नहीं पता। और एक जिन्न दोनों से ज़्यादा ताकतवर है, तो उन्हें भी डर होगा इस बड़े खतरे का। अब बताओ, बुरी खबर सुननी थी या बहुत बुरी? अब ये बहुत बुरी है, और बुरी ये है कि तुम मरने वाले हो। तुम्हें बीमारी हो गई होगी कोई भयानक। मैं घुटनों के बल आ गया, रोने लगा, सर जमीन पर मारने लगा था। मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? प्रोफेसर मुझे समझाना चाहते थे, लेकिन समझाते क्या कि मैं मरने वाला हूं। मैं रोता जा रहा था और प्रोफेसर मेरा रोना देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो अब तुम्हें सही बताऊं तो मरोगे तुम दोनों तरफ से, लेकिन कोशिश करते हुए मरने में बचने के चांस होते हैं। मैं तुम्हारा भविष्य कुछ हद तक देख पाया कि ये मुसीबतें हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि वहां पर तुम मारे ही जाओगे। हो सकता है ये काम तुम कर पाओ, अगर तुम कोशिश करो हो सकता है ये काम तुम कर पाओ। मैंने कहा, क्या सच में ये काम मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें छत्तीसगढ़ जाना होगा। वो एक खास जगह है
वहां पर ये श्राप की शुरुआत हुई थी, तो खत्म करो। मैंने कहा, ये कैसा श्राप है? जिन विन तो श्राप नहीं देते ना। उन्होंने कहा, ये मुझे नहीं पता, श्राप की शुरुआत किसी और ने की होगी, किसी तांत्रिक ने या किसी और ने, जिसमें एक जिन को भी बांधा हुआ है, एक चुड़ैल को भी, एक डायन को भी, और तीनों को तुम्हें आज़ाद करना होगा या उस बक्से को खोलकर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस काम को अंजाम तुम्हें देना होगा। मरने से पहले कोशिश तो करो। फिर क्या था, हिम्मत बढ़ाई उन्होंने और मैं निकल पड़ा छत्तीसगढ़ की ओर एक कोशिश करने के लिए। किसी तरह अगर मैं उस डायन को, उस चुड़ैल को ढूंढ पाया, शायद कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। पूछते पूछते आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया। जंगली इलाका, पहाड़ी इलाका, और एक पहाड़ी जिसके ऊपर रात को रोशनी नजर आती है। दूर दूर से लोगों का मानना है रात के वक्त उस पहाड़ी के ऊपर लालटेन लेकर डायन घूमती है, और कोई भी उस पहाड़ी पर जाता है वो उसे मार डालती है। यानी खतरा शुरुआत में ही है, सीधे ही मार डालेगी, क्या नुकसान नहीं पहुंचाती, मार ही डालती है। गांव वालों ने कहा था, हाँ हमला करती है, मार डालती है। मुझे लगा बस अब क्या, कोशिश करनी है। पहले डायन, एक डायन जो सीधे मार ही डालती है, उसे मनाऊंगा कैसे? सोचा कुछ नहीं, चल पड़ा उस पहाड़ी के शिखर की ओर। वक्त रात का ही था, क्योंकि चुड़ैल से ही मिलना था। मुझे पहाड़ी पर नहीं चढ़ना था, चुड़ैल से मिलना था, उसको मनाना था। पहाड़ी पर चढ़ रहा था, आसपास से पायल की आवाज शुरू हो गई, लेकिन जिस तरफ से आवाज आती उस तरफ भाग कर जाता बात करने के लिए, डायन जी, डायन जी। लेकिन पायल की आवाज बंद हो जाती। फिर कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से आवाजें आती जा रही थी और मैं उस तरफ भागता। और कुछ देर बाद एक पेड़ पर बैठी एक लड़की, जिसके लंबे बाल थे और उसके बाल कुछ ऐसे थे जैसे रंग बिरंगे, उसने मुझे पेड़ पर बैठे बैठे कहा, कहीं और से आए लगते हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, ठरकी लगते हो। पायल की आवाज़ सुनी नहीं, लड़की ढूंढने के लिए उस तरफ भागे भागे जा रहे हो। समझ में नहीं आता तुम्हें कि तुम्हें मौत मिलने वाली है। मैंने कहा, मैं ठरकी नहीं हूं, आप ही को ढूंढ रहा हूं, काम है आपसे, मारना मत। उसने कहा, वाह। कैरी, बीजीएमआई लगा ना। बीजीएमआई लगा? जनाब, थप्पड़ लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है, बीजीएमआई तो खेला जाता है, लॉबी में बुलाया जाता है, पैराशूट खोला जाता है और लूट मचाई जाती है, एमओ की भीख मांगी जाती है, रिकॉल दिया जाता है और बीजीएमआई खेला जाता है, और ना हो तो डाउनलोड किया जाता है। मारना मत। उसने कहा, वाह, जानते तो हो कि मैं मार सकती हूं,